सो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 एनएसएम 8 एग्जाम का। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर से आप पता लगेगा कि जो स्टॉक मार्केट में बेसिकली इंडेक्सेस आप देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये इंडेक्सेस बनते कैसे हैं, इनके मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इनका यूज केस क्या है। देखिए, कोई भी इंडेक्स एक तरीके से स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो आपकी इकोनॉमी का हाल बताता है। ये कैसे बताता है? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देश की टॉप 50 कंपनीज के बारे में बताता है। अगर टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी मतलब इंडेक्स नीचे जाएगा, स्टॉक नीचे गिरेंगे। अगर वो ही स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का हाल अच्छा है, ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्म अच्छा कर रही है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो भी इंडेक्सेस होते हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और अदर सिक्योरिटीज के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर एक इंडेक्स का कैलकुलेशन रूल अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिग्निफिकेंस की, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। मतलब बेसिकली किसी भी सेक्टर का अगर इंडेक्स है या किसी ओवरऑल इकोनॉमी का है तो उस सेक्टर या उस इकोनॉमी का हाल बताता है। फिलहाल फिर इसका यूज होता है बेंचमार्किंग में। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है 50 स्टॉक्स का और एक इंडेक्स है निफ्टी 50, दोनों में ही सेम स्टॉक्स हैं पर दोनों के फ्रैक्शंस अलग अलग हैं। मतलब इसमें अलग कॉम्बिनेशन में हमने स्टॉक्स दे रखे हैं और इसमें अलग कॉम्बिनेशन में रखे हैं। तो अगर मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मान लिया इंडेक्स ने दिया 15% का रिटर्न पूरे साल में और मेरे पोर्टफोलियो ने दिया 12% का रिटर्न, तो इंडेक्स के कंपेरिजन मेरे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये क्या है? बेंच है। मैं इसी से कंपेयर करके देख रहा हूँ। तो बेंच के लिए भी ये यूज होता है। इसको अगर म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा, अल्फा नाम का एक वर्ड होता है जो बेसिकली बताता है कि आपके जो बेंच के रिगार्डिंग कितना अच्छा रिटर्न दिया है आपके म्यूचुअल फंड ने। ज़्यादा दिया है तो पॉजिटिव अल्फा होता है। इसके साथ ये किसी एसेट क्लास का अंडरलाइन एसेट भी हो सकता है। वो कैसे होता है? वो ऐसा हो सकता है, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा ईटीएफ का। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका यूनिट्स आप इन मार्केट में ट्रेड होती हैं, लेकिन कुछ ईटीएफ ऐसे भी होते हैं जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का इंडेक्स भी हो सकता है पर उसका ईटीएफ भी हो सकता है जो निफ्टी 50 इंडेक्स के प्राइस को ट्रैक करेगा। तो जो रिटर्न, अगर आपको इंडेक्स का रिटर्न कमाना है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इंडेक्स खरीदना इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडेक्सेस की। ये डिफरेंशिएशन इनकी मेथोडोलॉजीज के हिसाब से होता है कि किस मेथड से इंडेक्स को बनाया गया है। तो पहला हमारा मेथड आता है मार्केट कैप वाला। ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं किसी इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात कर लेते हैं। उन 50 स्टॉक्स में किसी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा, किसी का मार्केट कैप कम होगा। तो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसका वेटेज भी इंडेक्स में ज़्यादा होगा। ये है हमारा बैकग्राउंड इस पूरे इंडेक्स की स्टोरी का। बट सबसे बड़े दो मेजर क्वेश्चन जो आते हैं, पहला होता है कि मार्केट कैप क्या होता है, दूसरा है जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है। ठीक है, इसी को क्लियर करते हैं पहले। तो मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है पहले वो समझते हैं। किसी भी स्टॉक का एक शेयर प्राइस होगा जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो मार्केट कैप आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको शेयर्स की हायरार्की समझनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी के शेयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको आप इस तरह की समझ लीजिए कि एक छोटा वाला पार्ट, फिर एक बड़ा वाला पार्ट और फिर ये बड़ा वाला पार्ट। तो पहला आता है हमारा हमारा ऑथराइज शेयर्स हमारे आते हैं, जिसको हम ये वाले, ये बेसिकली क्या होता है, ये वो शेयर्स होते हैं जब कंपनी बनती है तो कंपनी के चार्टों में लिखा जाता है कि कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर्स ही इशू कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा इशूड शेयर्स। तो इशूड शेयर्स बेसिकली क्या है, वो हमारा ये वाला पार्ट है। ये इशू शेयर होते क्या हैं? ये इशू शेयर्स वो शेयर्स हैं हमारे जो आउट ऑफ टोटल ऑथराइज शेयर्स में ऑलरेडी इश्यू किए जा चुके हैं। बेसिकली जब कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं अपनी एक्सपेंशन के लिए तो इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स देगी, उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे, पर वो शेयर्स को इश्यू भी करना पड़ेगा। तो उन टोटल नंबर ऑफ इश्यू शेयर को ही हम लोग इश्यू शेयर कहा जाता है। फिर आता है हमारा हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये है हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स, लास्ट में जो बन रहा है हमारा। ये क्या है? बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स हैं उन सारे शेयर्स को कंपनी नहीं बेच रही है, वो कुछ शेयर्स अपने बैलेंस शीट पे भी रख सकती है ताकि वो फ्यूचर में उनको बेच सके। या इसके साथ क्या होता है, कंपनी बायबैक भी करती है। आपने देखा होगा कि कंपनी अपने शेयर बाय बार खुद से खरीद लेती है, तो वो शेयर्स कहाँ जाते हैं? वो कंपनी की बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो वो शेयर्स हमारे इशूड शेयर्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो टोटल इशूड शेयर हैं उसमें से माइनस कर दो उन शेयर्स को जो कंपनी ने अपने बैलेंस शीट पर रखे हुए हैं, वो हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे। मतलब कि जो एक्टिवली इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। मार्केट कैप अगर निकालना है तो शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपका आ जाएगा ये मार्केट कैप। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंडेक्स इस मेथड के हिसाब से बनाए जाते हैं तो जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा उसको वेटेज ज्यादा मिल जाएगी। इसका मतलब अगर वो शेयर्स पूरे इंडेक्स को मैनिपुलेट करना है, उस पर्टिकुलर शेयर को मैनिपुलेट कर दो तो आपका इंडेक्स में रिटर्न आ जाएगा। यही हुआ था रिसेंटली जैन स्ट्रीट वाले
मुद्दे पे एक बार गूगल करना, कुछ इंस्टीट्यूट में पता लगेगा जहाँ पर उन्होंने HDFC शेयर्स को मैनिपुलेट किया था, HDFC बैंक को मैनिपुलेट किया था, और जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स मूव किया था, और इससे उन्होंने 45,000 करोड़ के आसपास कमाया था। अब आता है हमारा टाइप नंबर 2 ऑफ इंडेक्सेस, जिसमें हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप को इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता क्या है? देखो, जो भी कंपनी ने शेयर्स को इशू किया था, ठीक है, उन टोटल इशू शेयर्स में आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालो, फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से भी कुछ शेयर्स निकाल दो जो एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोमोटर के पास जो शेयर्स होंगे वो यूजली ट्रेड नहीं होते हैं, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास रखे रहते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, मोस्टली वो लॉक होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स को बनाया जाता है। इन सारे शेयर्स को अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से निकाल दो तो आ जाएगा हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होगा? वो शेयर्स जिनका एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, तो हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडेक्स को बनाया। जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होगा उसका इंडेक्स में वेटेज भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे एक अडानी एंटरप्राइज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल शेयर अगर 100 करोड़ के हैं, लेकिन प्रोमोटर के पास 74% होल्ड है और पब्लिक पास 26% है, कि मेरे पास फ्री फ्लोट तो सिर्फ 2500 शेयर ही है। तो रियल में मार्केट कैप जो हमारा वो 2.5 लाख करोड़ का नहीं होगा, बल्कि ये होगा हमारा, क्योंकि कंप्लीट जो शेयर्स हैं वो ट्रेड ही नहीं हो रहे बाकी। तो इसके हिसाब से नहीं, बल्कि इसकी वेटेज के हिसाब से इंडेक्स में उसको जगह मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा और रिफाइंड और ज्यादा ऑथेंटिक वे है इंडेक्स को क्रिएट करने का। इसके अलावा एक और टाइप हमारा आता है प्राइस वेटेड इंडेक्स, मतलब कि इसमें इंडेक्स में स्टॉक को वेटेज इस हिसाब से मिलेगी कि उसका रियल में स्टॉक प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में MRF का प्राइस कितना है? 1.5 लाख के आसपास। इन्फोसिस का प्राइस क्या है? 1600 के आसपास। IRCT का 800 के आसपास। तो इस रूल के हिसाब से हाईएस्ट वेटेज MRF को मिलने चाहिए, ना कि IRCTC, बल्कि इसका मार्केट कैप ज्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा आइडिया इसका रिगार्डिंग। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई भी स्टॉक जब स्प्लिट होता है, मान लिया स्टॉक का भी जो फेस वैल्यू है 10 है MRF का, और अगर वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो 10 है तो एक फेस वैल्यू हो सकती है स्टॉक की, तो इसका प्राइस 1400 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स में उसका वेटेज बहुत नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वाले मेथड को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, आपने सुना होगा डाउ जोन्स, बेसिकली वो एक ऐसा इंडेक्स है जो प्राइस को वेटेज देके बनाया गया है। जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा होगा उस हिसाब से उसकी वेटेज भी ज्यादा होगी इंडेक्स में। अब एक और मेथड हमारा था इक्वल वेटेड इंडेक्स, मतलब कि चाहे स्टॉक छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको इक्वल वेटेज ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कैप हमारा HDFC का ज्यादा है, ITC का मंगा, एशियन पेंट का मंगा, ट्रेंड के गाड़ी, बट अगर हम हर एक स्टॉक को वेटेज 25% दे दे, तो ये हमारा ऐसा इंडेक्स हो जाएगा जो इक्वल वेटेज दे रहा है इंडेक्स में। ठीक है, इसके एडवांटेज ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, जो हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं हर स्टॉक को। बट क्या है, इसमें फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि इंडिया के जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे बनते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में काफी सारे इंडेक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स BSE का, फिर निफ्टी 50 बैंक हो गया हमारा। तो बेसिकली होता है क्या है, इंडिया में हम जो मेथड यूज करते हैं वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फॉर एग्जांपल, बैंक HDFC बैंक की बात करें तो 14 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और इन्होंने सारे शेयर्स पब्लिकली ट्रेड कराते हैं, तो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना हो गया? 14 लाख करोड़। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का रियल में मार्केट कैप कितना है हमारा? 22 लाख करोड़ का। पर फ्री फ्लोट कितना है हमारा? सिर्फ और सिर्फ 50% शेयर ही एक्टिवली ट्रेड होते हैं, बाकी सब प्रोमोटर्स के पास रखे हुए हैं। तो रियल में इसका जो वेटेज है वो सिर्फ 11 लाख करोड़ का रह जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर इसको इंडेक्स में वैल्यू मिलेगी।